ऐसा क्यों है कि ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? सो देखो, इनफर्टिलिटी एक ऐसी परेशानी है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सो आईवीएफ से पहले कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जिसकी तरफ जा सकते हैं? हाँ, सो जैसे ही कोई कपल की शादी होती है, हाँ। लोग या तो 1-1.5 साल ट्राई करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि उनका यूट्रस कैसा है, उनकी ओवरीज कैसी हैं। फिर हम मेल्स का टेस्ट कराते हैं, उनके स्पर्म काउंट कैसा है, स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी कैसी है। सो आपने आईयूआई का नाम लिया, क्या है ये ट्रीटमेंट और क्या प्रोसेस होता है इनमें, और कौन से वो कपल हैं जिसे इसको अपनाना चाहिए? आईयूआई का ओवरऑल सक्सेस रेट 15% होता है, जहाँ की नेचुरल प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट पर साइकिल तकरीबन 10% होता है। तो आईयूआई एक बहुत बेसिक एक एक्सटेंशन ही मान लो नेचुरल प्रेगनेंसी का ही, जिसमें हस्बैंड जो है वो सीमेन देते हैं, हम उसको वॉश करते हैं, उसको गुड स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं। जिन लोगों के लिए आईयूआई काम नहीं किया है उनके लिए फिर अब क्या ऑप्शन बचता है? सो उनको फिर हम नेक्स्ट स्टेप आईवीएफ के लिए बोलते हैं। Okay. सी आईयूआई में नेचर ही एग और स्पर्म को मिला रही होती है, नेचुरल प्रेगनेंसी में भी नेचर और एग और स्पर्म को मिला रही है। क्या ऐसी बड़ी और वजह है जिनकी वजह से आगे चल के उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहेगा? फीमेल्स गलतियां करती हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हैबिट्स है उनकी, बैठे रहना, काम बैठ बैठ के करना, ऑफिसेज हैं, क्या करें, वो भी कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में। Correct. वेट गेन सबसे बड़ा रीज़न है, देन पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है, देन फीमेल्स के अंदर स्मोकिंग एक ऐसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न निकल के आ रहा है जिससे फर्टिलिटी फीमेल्स की कंप्लीटली डैमेज होती जा रही है। तो बहुत सारी महिलाओं में ट्यूब की भी प्रॉब्लम हाँ, होती है, ट्यूब ब्लॉकेज रहती है, ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? सो ट्यूब प्रॉब्लम तो जो लोग अभी 30s में अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आगे चल के हम प्लान करें, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, वो एग फ्रीजिंग करा सकते हैं, एग फ्रीजिंग करा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण। आजकल सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स महिलाओं में बढ़ती जा रही है और हर कपल का सपना होता है कि वो अपना परिवार पूरा करे। अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें और इसका क्या ट्रीटमेंट करें, इसके लिए एक सही मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। तमाम लोग आईवीएफ की तरफ भागते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं और सफल भी होते हैं, लेकिन आईवीएफ से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए, या आईवीएफ कितना सफल होता है, इसको लेके बहुत सारी सोशल मीडिया पे मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि सही भी हैं और बहुत हद तक वो आपको मिसगाइड भी कर देती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आपको कंफ्यूजन में डाल देती हैं। अब ऐसे में आपके पास सही मार्गदर्शन होना बेहद ज़रूरी है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आज हम इनफर्टिलिटी की बात करने वाले हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इससे निकल सकते हैं और सही ट्रीटमेंट पा सकते हैं। हमारे साथ हैं रुबीना सिंह जी, जो कि पिछले कई सालों से आईवीएफ सेंटर अपना रन कर रही हैं। इंडिया के अंदर उनके कई सारे सेंटर्स चल रहे हैं और अभी तक 5000 से ज़्यादा घरों में किलकारी उनकी वजह से गूंज चुकी है। चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू ऋषभ। कैसे हैं? बहुत अच्छे और भी अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, और आपने बड़ा कीमती समय है आपका, उसमें हमको समय दिया। और हमारी भी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी हम बात करें या हमारे जो गेस्ट हों उससे एक ऐसी नॉलेज लोगों तक पहुँचे जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है जानना। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, इनफर्टिलिटी पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि ऐसा क्यों है कि ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है? सो देखो, इनफर्टिलिटी एक ऐसी परेशानी है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ओके। क्योंकि हम सबका लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बुरा हो गया है, बिजी स्केड्यूल हो गया है, इस वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। सेकंड, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो डिज़ाइंड है, फीमेल की बॉडी डिज़ाइंड है प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए बिटवीन 25 to 35। ओके। अब ऑब्वियसली उस टाइम पे आपकी पीक फर्टिलिटी होती है, जबकि मतलब कि आप
ट्राई करो और प्रेगनेंसी अचीव हो जाती। जैसे हमारे पेरेंट्स और उनसे पहले कभी हमने सुना ही नहीं था इनफर्टिलिटी के बारे में, शायद ही कोई ऐसा कपल होता होगा जिनको इनफर्टिलिटी की परेशानी होगी। सबसे बड़ा कारण है कि उनकी एज, मैरिज की एज उनकी काफी कम होती थी। मींस 20-22 साल पे शादी हुई, 24-25 साल पे प्रेगनेंसी हो ही चुकी होती थी। आजकल के टाइम में फीमेल्स की एज जो है वो 30, 31, 32 पे तो लोग शादी के लिए सोचते हैं। तब तक आपकी फर्टिलिटी ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी होती है, 20-30% कम हो चुकी होती है, क्योंकि बॉडी को थोड़ी पता है कि आपको कैरियर भी बनाना है। बॉडी तो वैसी तरीके से डिजाइन थी ना, राइट। सो उसको तो अपना फिक्स्ड पता है कि ये एज में मुझे ये करना है, इस एज पे मुझे ये शट डाउन करना है, राइट। नाउ अब हम बहुत कपल्स ऐसे देखते हैं जो 35 के बाद बेबी प्लान करते हैं, राइट। अब ऐसे कपल्स में बहुत कॉमन है इनफर्टिलिटी, या इनफर्टिलिटी भी नहीं, बस ऐसे लोगों में बहुत कॉमन है बेबी प्लान करने में कुछ हद तक प्रॉब्लम आना। किसी को हो सकता है माइनर प्रॉब्लम आए, किसी को थोड़ा बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो इस एज ग्रुप में अगर आप ट्राई करते हो तो प्रॉब्लम आने के चांसेस होते ही हैं। सो यही है मेन रीजन जो इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जा रही है। सेकंड, अवेयरनेस। मींस पहले लोग इतनी बात भी नहीं करते थे प्रॉब्लम के बारे में, अब लोग अपनी प्रॉब्लम भी आके बताते हैं। डॉक्टर्स भी इस टैबू को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे में ओवरऑल अवेयरनेस भी बढ़ गई है। सो इस वजह से जो है हमें ज्यादा पता भी चल रहा है। सो ये सारे कारण भी हैं कि हमारे ओवरऑल इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ज्यादा देखा जा रहा है। ओके, सो इनफर्टिलिटी की जब प्रॉब्लम होती है तो आईवीएफ की तरफ लोग भागते हैं। क्या आईवीएफ लास्ट ऑप्शन है? नो, ऐसा नहीं है। जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, एज एन फर्टिलिटी डॉक्टर जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले फीमेल और मेल को टुगेदर देखता है कि क्योंकि बच्चा दोनों से होना है, बच्चा फीमेल से भी होना है, मेल पार्टनर से भी होना है, राइट। तो दोनों के पैरामीटर बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। सो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बट लोगों को लगता है कि आईवीएफ लास्ट रिजॉर्ट है। ऐसा नहीं है। आईवीएफ हो सकता है किसी पर्टिकुलर कपल का फर्स्ट रिजॉर्ट हो। जैसे हो सकता है उनकी किसी फीमेल की एज 40 इयर्स है। अब ऐसे बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जैसे जितनी एज ज्यादा होगी उनको हम हमेशा एडवांस ट्रीटमेंट बोलेंगे, जितनी एज कम होगी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी रिजल्ट देना है। दैट इज व्हेन पीपल विल नो अस, या हमारा काम ही है। तो जिस एज ब्रैकेट को, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा वही एडवाइस किया जाता है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर आईवीएफ जल्दी बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आईवीएफ भी बहुत अच्छी टेक्निक है, बट पर्टिकुलरली उन कपल्स के लिए बनी है जिनमें कोई मेजर प्रॉब्लम हो। ओके, सो आईवीएफ से पहले कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जिसकी तरफ जा सकते हैं? हाँ, सो जैसे ही कोई कपल की शादी होती है, लोग या तो 1-1.5 साल ट्राई करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आते हैं, उनके अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि उनका यूट्रस कैसा है, उनकी ओवरीज कैसी है, उनका ओवरऑल पेल्विक एनाटॉमी कैसी है। फिर हम मेल्स का टेस्ट कराते हैं, उनके स्पर्म काउंट कैसा है, स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी कैसी है। टेस्ट करने के बाद अगर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं तो फिर हम उनको सिंपल दवाइयों से टाइम्ड इंटरकोर्स जैसे हम उनको बताते हैं कि आप इन दिनों में ट्राई करो। सो हम बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं पहले 6 महीने। कुछ लोग 80% लोग इस बेसिक ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उसमें से जो बचते हैं 20%, उनमें फिर थोड़ा सा हमें आईयूआई की तरफ जाना पड़ता है। फिर जो बच जाते हैं उनमें फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ में जाना पड़ता है। सो आपने एक चीज़ बहुत अच्छी लोगों के बीच में रखी है ये अभी, कि मेल का भी चेकअप होता है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, हालांकि अब टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में ये अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी गांव देहात में और जो पुरानी लोग हैं उनके बीच में यही है कि लड़की में कोई कमी होगी। हाँ, ये तो है ही। तो लड़के में भी कमी हो सकती है, दोनों में इकट्ठे भी हो सकती है, पर इसमें कमियां क्यों ढूंढनी है? मतलब हम तो कहते हैं कपल हो, आपने क्यों लिए 7 फेरे? इसीलिए लिए ना कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे हर चीज में। अब आप फीमेल्स और मेल्स दोनों में मेडिकली प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है, पर मेडिकली प्रॉब्लम दोनों में नहीं भी हो सकती। जैसे एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम अगर हम देखें
तो फीमेल्स में भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मेल्स में भी इतनी लंबी लिस्ट है, पर अगर किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो तब भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। सो मेरा आइडिया यहाँ पे आके ये बोलने का है कि किसी में कमियां ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट यू नो, इट्स जस्ट लाइक कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है। अब किसी का किडनी स्टोन होता है तो वो भी तो एक किडनी का इलाज कोई भी करा सकता है ना। सो इनफर्टिलिटी को भी इसी तरीके से ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है। राइट राइट। सो आपने IUI का नाम लिया, क्या है ये ट्रीटमेंट और क्या प्रोसेस होता है इनमें, और कौन से वो कपल हैं जिसे इसको अपनाना चाहिए? देखो, IUI जो कपल नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, उनको 2 या 3 साल हो गए ट्राई करते हुए, उनके सारे टेस्ट अगर नॉर्मल हैं, मींस उनके स्पर्म काउंट नॉर्मल है, ट्यूब्स ओपन है, यूट्रस नॉर्मल है, बेसिकली अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी है जिसमें कहीं डॉक्टर को भी कुछ नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ऐसे कपल्स को IUI के लिए एडवाइस किया जाता है। नाउ IUI का ओवरऑल सक्सेस रेट 15% होता है, जहाँ की नेचुरल प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट पर साइकिल तकरीबन 10% होता है। तो IUI एक बहुत बेसिक एक एक्सटेंशन ही मान लो नेचुरल प्रेगनेंसी का ही, जिसमें डॉक्टर जिसमें हस्बैंड जो है वो सीमेन देते हैं, हम उसको वॉश करते हैं, उसको गुड स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं, जो डेड स्पर्म्स बैड स्पर्म्स होते हैं उनको हम निकाल के रिमूव कर देते हैं और एक कॉन्सेंट्रेट बना लेते हैं स्पर्म का और यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। डालते तब है जब ओव्यूलेशन का टाइम हो, मींस जब एग रेडी हो, ताकि एग और स्पर्म के मिलने की चांसेस बढ़ जाए ना। IUI में जैसे मैंने आपको बताया कि 15% सक्सेस रेट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली कई बारी हमारे को 3 या 4 साइकिल्स करने पड़ते हैं, बट हमारी सारी स्टडीज हमें यही कहती हैं कि 3 IUI से ज्यादा करने का बेनिफिट नहीं होता। जिस कपल को अगर प्रेगनेंसी होनी है तो 3-4 साइकिल्स में प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर ये स्टेप उनके लिए काम नहीं कर रहा तो 8-9 करने की जरूरत नहीं है, आप उससे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है IUI का उन कपल्स में जिनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता, जिनमें रिलेशन नहीं बन पाता, हस्बैंड्स को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, मींस वो परफॉर्म नहीं कर पाते, या कई बारी जैसे हमारे पास कई बारी स्पोर्ट्समैन भी आते हैं जिनका पेल्विक एरिया पैरालाइज्ड होता है, वो रिलेशन नहीं बना पाते, या फीमेल्स में वैजिनिस्मस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे पेशेंट्स में हम IUI से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैम आपने बताया कि IUI 3 टाइम्स के बाद जो है काम नहीं करता है, 3 टाइम्स तक हो जाता है, तो जिन लोगों के लिए IUI काम नहीं किया है उनके लिए फिर अब क्या ऑप्शन बचता है? सो उनको फिर हम नेक्स्ट स्टेप IVF के लिए बोलते हैं। सी IUI में नेचर ही एग और स्पर्म को मिला रही होती है, नेचुरल प्रेगनेंसी में भी नेचर और एग और स्पर्म को मिला रही है। फिर IVF हम उनमें करते हैं जिनमें नेचर काम नहीं कर रही, भाई एग और स्पर्म नहीं मिल पा रहा, तो फिर हम एग को निकालते हैं, स्पर्म को निकाल देते हैं, मिलाते हैं और बेबी बना के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली जब सारे तरह के हम प्रोसेसेस यूज कर लेते हैं या ट्रीटमेंट ट्राई कर लेते हैं और फिर भी बेबी नहीं होता, पर्टिकुलरली अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले लोगों में, फिर हम उनको टेस्ट ट्यूब बेबी एडवाइस करते हैं। ओके, सो IVF का जैसे आपने बताया बहुत सारे केसेस में IVF सक्सेस नहीं भी हो पाता है, ऐसा क्या चांसेस हैं कि वो सक्सेस नहीं हो पाता? बहुत सारे में हो भी पाता है IVF और हो भी नहीं भी पाता। वो तो एक एग्जांपल आप खुद भी है कि 5000 से ऊपर बेबीज जो है आपके ट्रीटमेंट से हुए हैं। सो लेकिन मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण है जहाँ नहीं हो पाता है, बिकॉज मैं इसलिए भी पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात की इस विषय पे तो उनका कहना है कि IVF सक्सेस है भी या नहीं है, ये सबसे बड़ी मिथ और फैक्ट्स के बीच में वो फंसे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप वो जरूर क्लियर करें उनका। देखो, IVF ना एक बहुत सक्सेसफुल टेक्निक है, ऐसा है उसके फेलियर हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई कपल कमिटेड होके अपना ट्रीटमेंट करवाता रहता है और लंबा ब्रेक नहीं देता, वो 100% प्रेग्नेंट होता ही होता है, अनलेस कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसको डॉक्टर ऑलरेडी पहले उनको बता चुके हैं। अब आपने पूछा कि IVF के फेलियर कैसे और क्यों होते हैं। जब आप बोल रहे हो डॉक्टर 100% सक्सेस हो सकता है, तो आप फेलियर फिर कैसे, इतने लोग हैं जो फेलियर जिनके फेल होते हैं IVF। नाउ IVF एक मेडिकल टेक्निक है, मेडिकल टेक्निक पे हमारे को भी मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं जैसे एग और स्पर्म, उनसे ही हमें प्रेगनेंसी लानी पड़ती है, राइट?
अब जैसे कोई फीमेल है, फीमेल की एज अगर ज्यादा है, एज ज्यादा का इफेक्ट एग की क्वालिटी पे आया होता है, एग के नंबर पे आया होता है। अगर उनकी एग क्वालिटी, एक पर्टिकुलर पेशेंट की अगर हम बात करें, अगर उनकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग का नंबर अच्छा नहीं है, अल्टीमेटली एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना, मींस जो भ्रूण है वो अच्छा तैयार नहीं हुआ, हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं स्पर्म क्वालिटी और एग क्वालिटी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर उनका पर्टिकुलरली एम्ब्रियो ही दोनों का अच्छा नहीं बन रहा, एवरेज क्वालिटी का बन रहा है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। बट हाँ, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर कोई पेशेंट परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली अपना ट्रीटमेंट कराता रहे तो उनमें ये सक्सेस काफी हद तक 100% हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि 100% आईवीएफ क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। 100% आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता, बट काफी हद तक अगर कोई कपल ट्राई करता रहे और डॉक्टर से क्लियर पूछे कि डॉक्टर मेरी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि मेरा कभी बेबी नहीं हो सकता, डॉक्टर आपको क्लियरली बता देगा कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल ट्रायल से हम प्रेगनेंसी जरूर लेके आ सकते हैं। सिंगल साइकिल में 50% सक्सेस रेट होता है, कोई 2 या 3 साइकिल अगर जरूरत पड़ती है तो काफी हद तक रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, तो मिनिमम एक साइकिल में भी सक्सेस मिल सकती है? हाँ, बहुतों को मिली है। 50% सक्सेस है, मींस अगर 10 लोगों का आईवीएफ हो रहा है, 5 तो पहली बारी में प्रेग्नेंट होंगे। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जो प्रेग्नेंट हुए उनकी तरफ देखो ना, आप जो 5 फेल हुए उनकी तरफ मत देखो। राइट। आप उनको देख के मोटिवेट करो अपने आप को, क्योंकि वो भी तो अच्छे सक्सेस हो। उनसे बात करो जिनके आईवीएफ सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि वो टेक्निक ने उनको अच्छी हैप्पीनेस दी है। करेक्ट। सो मैक्सिमम कितने नंबर्स तक जा सकते हैं आईवीएफ में? नहीं, जब तक बेबी नहीं हो जाता। ओके, मल्टीपल नंबर्स तक जा सकते हैं। हाँ, लॉ कहता है कि 50 ईयर्स से ऊपर हम नहीं कर सकते आईवीएफ। जिन लेडीज की एज 50 ईयर्स हो गए और हस्बैंड्स की एज 55, वो अभी लेटेस्ट लॉ है, बट 50 तक तो कोई जाता भी नहीं है, मतलब उन्हीं में जाता है जिनमें कोई बहुत डिफरेंट इंडिकेशन हो। बट जनरली तो लोग पहले ट्राई करके रिजल्ट पा चुके होते हैं मोस्टली। ओके, सो इनफर्टिलिटी से बचने के लिए, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल, और वो आजकल जो मेरी एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे, और 30s के बाद ही वो शादी कर रहे हैं। क्या ऐसी बड़ी और वजह है जिनकी वजह से आगे चल के उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहेगा? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम गलतियां खुद कर रहे हैं, अभी हम जानते हुए गलतियां खुद कर रहे हैं। फीमेल्स गलतियां करती हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हैबिट्स है उनकी, बैठे रहना, काम बैठ बैठ के करना, ऑफिसेज हैं, क्या करें, वो भी कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में। वेट गेन सबसे बड़ा रीज़न है। देन पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है। देन फीमेल्स के अंदर स्मोकिंग एक ऐसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न निकल के आ रहा है जिससे फर्टिलिटी फीमेल्स की कंप्लीटली डैमेज होती जा रही है। मींस उनके जो एग का नंबर है वो टाइम से पहले ही ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारी फीमेल्स हमारी ओपीडी में आती हैं जिनकी ओवरीज को हम देखते हैं और हम फिर उनसे बाद में पूछते हैं कि क्या आप स्मोकर हो, और यस बोलते हैं क्योंकि उनके एग का नंबर कम होता जा रहा है। सो हम ये इस चीज को बहुत नजरअंदाज कर रहे हैं। वेपिंग, हुक्का जो आजकल इतना कॉमन, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल, मल्टीपल पार्टनर्स, पोल्यूशन का भी ओवरऑल रोल है आपकी हेल्थ पे। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को भी डिटेरियोरेट कर रहे हैं। जब हेल्थ नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली फर्टिलिटी की हेल्थ भी नीचे आएगी। एज जब बढ़ेगी तो वो और फर्टिलिटी हेल्थ को नीचे करेगी। तो आपकी ऑलरेडी फीमेल्स की एज 25, 26 साल, 27, 28 साल, 30 साल से ऊपर है, प्लस आपके एडेड आपके लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये तो फिर तो आप मतलब देख के आंखें खुली है पर दिमाग बंद है, वही वाली चीज है। बिल्कुल। सो इसमें मेल्स करते हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, उन पर भी इम्पैक्ट, उन पे भी बहुत इम्पैक्ट है। मेल्स के ऊपर इम्पैक्ट है। मेल्स में तो स्मोकिंग, अल्कोहल, आजकल कहा जाता है हम तो मर्द हैं, हम तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं को नहीं करना चाहिए। मर्द फिर बाद में जाके बिल्कुल खुद ही परेशान हो जाते हैं तो मर्दानगी दिखानी बहुत खराब पड़ती, मतलब उल्टी पड़ती है उनको बाद में जाके। नाउ मेल्स में जैसे स्मोकिंग, वेपिंग, अल्कोहल, मैंने बताया, जिम के प्रोडक्ट्स बहुत यूज करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे, ये अल्टीमेटली आपकी स्पर्म हेल्थ को खराब कर देता है। तो अगर आप स्पर्म्स आज टेस्ट कराते हो तो वो
पिछले 3 महीने की हेल्थ हैबिट के बारे में बताता है आपको। तो बहुत बारी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैम स्मोकिंग हमने छोड़ दी। मैं पूछती हूँ कितने दिन हुए, मैम 2 दिन हुए, छोड़ दी, कंप्लीटली छोड़ दी हमने। तो ऐसे वाले बहुत कपल्स हैं ना। इन सारी चीजों का इफेक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ पे है, तो आपकी स्पर्म हेल्थ पे भी रहेगा। मेल्स में बहुत लोग टाइट अंडरगारमेंट्स, बहुत लंबी लंबी देर के लिए बाइक्स पे जाते हैं, तो वो लैपटॉप अपनी लैप पे रखते हैं, तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने से स्पर्म्स जो हैं वो कम होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो हैम्पर होता है। बिल्कुल। सो इसमें एक चीज और निकल कर आती है, मोबाइल फोन का बड़ा रोल रहता है कि यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, तो पॉकेट में बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। क्या इसका भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बिकॉज एक्स्ट्रा रेडिएशंस हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के पास रेडिएशंस हैं जो मोबाइल से निकल रही हैं ना, क्योंकि हम कभी मेजर ही नहीं कर पाते, सो हमें नहीं पता कि कितनी देर के लिए रखने से क्या प्रॉब्लम आएगी। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पॉकेट में ना रखें फोन को, आप सामने टेबल पे रख दें। सो इन सब चीजों की अल्टीमेटली तो ये आपके स्पर्म की नंबर को भी कम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्पर्म की क्वालिटी को कम करता है। मींस ये स्पर्म जो डीएनए कैरी करता है ये उसको डैमेज करता है, ब्रेक करता है। तो अल्टीमेटली अगर स्पर्म पुअर होगा, एग के पास जाएगा तो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, बेबी नहीं बना पाएगा। तो आप जितना मर्जी ट्राई करते रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कारण है प्रेगनेंसी ना नहीं होने का। ना इतने छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, इतने छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको आप कभी मेजर नहीं कर सकते। सो ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल इज व्हाट इज रेकमेंडेड, ओवरऑल गुड फर्टिलिटी हेल्थ। ओके, सो फोन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए पॉकेट में? हाँ, अवॉइड करो, सारी चीजें अवॉइड करनी पड़ती है तब जाके प्रॉपर रिपोर्ट आती है। ओके, सो अभी जैसे आपने एक बात और कही मल्टीपल पार्टनर्स की। आजकल जिस तरह से हम मेट्रो सिटीज में देख रहे हैं, लोग कपल्स जो है लिव इन में रह रहे हैं और आगे चल के वो शायद शादी ना करें और मल्टीपल पार्टनर्स इस तरह से हो जाते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों की बात कर रहा हूँ। इसका प्रेगनेंसी पर या आने वाली आपकी जो रिप्रोडक्टिव जर्नी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो ट्रांसमिट हो सकती हैं। ओके, अगर मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो कई बारी चांसेस होता है HIV, HBsAg ऐसी जो मेन इन्फेक्शंस हैं वो कैरी करने के लिए। सेकंड, जब कोई ऐसे रिलेशन बनाए तो उनको इतना कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में इतना पता नहीं होता, राइट, कि बेबी कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि उस टाइम पे तो वो अवॉइड ही कर रहे होते हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पता नहीं होता तो कई बारी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज हो जाती है। नाउ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन की टैबलेट्स भी लेते हैं, और अगर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी केमिस्ट से जाके कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयाँ लेके प्रेगनेंसी को गिराने के लिए ट्रीटमेंट ले लेते हैं, इस तरह की। सो इन सारी चीज़ों का 1 या 2 बार लेने से इफेक्ट नहीं आता, बट मल्टीपल टाइम्स अगर आप लोगे तो अल्टीमेटली तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जा रही हैं। अल्टीमेटली किस पे एक्ट कर रही हैं? आपकी ओवरीज पे एक्ट कर रही हैं और यूट्रस पे एक्ट कर रही हैं। तो इवेंचुअली जाके इन सारी चीजों से ट्रबल क्रिएट हो सकता है। ओके, सो IPL और इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं, क्या कितनी मात्रा में लेनी चाहिए या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। मींस आप कभी 1 या 2 बार ले सकते हो, बट ज्यादातर आपको रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए, जो कि आपका बेसिक जैसे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया या टैबलेट फॉर्म में जो आता है वो होते हैं। इसका हेल्थ पे असर पड़ता है बट कुछ टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो ये इवेंचुअली हम ये नहीं कह सकते कि इन सारी प्रॉब्लम से इनफर्टिलिटी होती है, ये कहना रॉन्ग होगा। बट इन सारी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं हद तक कोई ना कोई बॉडी पे हैजर्ड हो सकता है आगे इवेंचुअली जाके। सो मैम, आपके पास तमाम लोग आते हैं और तमाम लोगों की आप एक तरीके से मैं कहूँगा कि मदद ही कर रहे हैं उनको अपने परिवार को आगे बढ़ाने में। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम किस में नज़र आई अभी तक? महिलाओं में ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है या पुरुषों में मिलती है? प्रॉब्लम तो पुरुषों को समझाने में मिलती है। प्रॉब्लम फीमेल्स तो मान जाती हैं, और मेल्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते। फैमिली में एक्सेप्टेंस बहुत पुअर है। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, फीमेल्स की तरफ आंखें, ब्लेम सबकी, सासू माँ भी आ जाती हैं कि बहू में कोई कारण होगा। अब
मेजरली मेल्स में क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि फीमेल्स में देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पीरियड में प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा पेन होगी पीरियड में, या कहीं ना कहीं सिम्टम आ जाएगा। मेल्स में अगर कहीं मेजर प्रॉब्लम हो, जैसे स्पर्म निल हो, तो उनको कोई सिम्टम नहीं आता, उनको पता नहीं चलता। और लोगों को लगता है कि हाँ हम आराम से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पा रहे हैं, रिलेशन बना पा रहे हैं, तो स्पर्म्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? बट उसके साथ रिलेशन नहीं है। अगर नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है, फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, एक हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरकोर्स करने में, फिर भी स्पर्म निल हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग इसको मानते नहीं। ओके, सो इसका क्या ट्रीटमेंट है फिर? बहुत सारे हैं, मतलब फिर हमें और आगे इवैल्यूएशन कराना पड़ता है ना। सपोज अगर स्पर्म काउंट किसी हस्बैंड का कम है, राइट, तो हमारे को उनके ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। ये देखना पड़ता है कि स्पर्म अंदर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म अंदर बन रहे हैं बाहर नहीं निकल रहे। जो स्पर्म्स को लेके आती है डक्ट, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लॉक्ड हो या बंद हो, या ऐसा तो नहीं है कि टेस्टिस मीन्स एंड ऑर्गन फेलियर ही हो गया, मीन्स काम ही नहीं कर रही टेस्टिस, मीन्स स्पर्म बना ही नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करनी पड़ती है। मतलब द आइडिया इज़ कि सबको ये समझ आए कि हर तरह की प्रॉब्लम का सल्यूशन है, हर तरह की हेल्प आपके आसपास अवेलेबल है, right. और हेल्प को सपोर्ट करने के लिए पूरा इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी ने, डॉक्टर ने, सब ने, आपके आसपास के रिश्तेदारों ने, सब ने बना रखा है। जैसे आपकी फैमिली में अगर किसी ने आईवीएफ कराया तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ना, उनके बच्चे हैं आईवीएफ से, तो आप उनसे लेके मोटिवेट हो सकते हो। सिमिलरली आपके आस पड़ोस में डॉक्टर भी होगा जो आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है। और इंडिया तो हमेशा रिसेप्टिव ही है नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो हर तरह की प्रॉब्लम का सल्यूशन अवेलेबल होता है। ओके, सो क्या आईवीएफ से ट्विंस होने की संभावनाएं होती है? आजकल मैं जाता हूँ, देखता हूँ मॉल्स में, और बहुत सारे बच्चे देखता हूँ ट्विंस होते हैं। तो क्या संभावनाएं होती हैं ट्विंस की? नॉर्मल जो नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्विंस थोड़े कम होते हैं, आईवीएफ में 20% ज़्यादा होते हैं। तो आप मानोगे नहीं, मेरे अपने बच्चों की क्लास में 8 ट्विंस हैं। इतने कॉमन होते जा रहे हैं ट्विंस, विच मीन्स इतने कॉमन आईवीएफ होते जा रहा है। ऐसा नहीं है हर ट्विन बच्चा आईवीएफ से ही पैदा होता है। आईवीएफ में ट्विंस ज़्यादा होते हैं, 20% ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है या आपकी तरफ से कुछ मेडिकल की कुछ किया जाता है? नहीं, मतलब हम लोग जैसे नेचुरल प्रोसेस में एक एग और एक स्पर्म मिलके एक ब्रूड बनाता है, एक एम्ब्रियो बनता है, और वो नेचुरली यूट्रस में इम्प्लांट होता है। यहाँ पर आईवीएफ में हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शंस लगाते हैं, एग्स का नंबर बढ़ाते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ एग्स निकालते हैं, स्पर्म्स को इंसेमिनेट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियोज बनाते हैं ताकि चांसेस बढ़े। बट ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज डाल देते हैं, हम सिर्फ 1 या 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर यूट्रस में, एक पर्टिकुलर फीमेल में एक टाइम पर हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अगर दोनों चिपक जाते हैं, दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं, तो ट्विंस हो जाते हैं। इसलिए चांसेस आईवीएफ में ट्विंस के ज्यादा होते हैं। ओके, सो आपका कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो यादगार रहा हो तो प्लीज शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे, ये तो बहुत अच्छी, मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को गॉड ने ये मौका दिया उन कपल्स की हेल्प करने का। और जब उनमें रिजल्ट आता है, उनमें उन फीलिंग्स को हम बहुत क्लोजली देखते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत दिल को खुश करता है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट हाँ, जो सबसे एक केस है जो बिल्कुल मेरे क्लोज टू माई हार्ट है, क्योंकि मैं इस केस के बारे में अक्सर जिक्र करती हूँ। कि एक हमारे पास ऐसा कपल आया था जिनके बच्चे की डेथ हो गई थी, बेटे की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था। अब उसके बाद हमने कई ऐसे केसेस किए जिनके बच्चे की डेथ हो जाती है, तो वो दोबारा आते हैं आईवीएफ कराने के लिए। सो इस पर्टिकुलर केस के बारे में मुझे इसलिए याद है क्योंकि इनका एक तो मदर वाज पोलियो लेग्ड, बहुत हमने भी उनकी हेल्प करी आईवीएफ कराने में। एज तो उनकी 43-44 ही थी, बट पोलियो था। खुद भी पहले नेचुरली कंसेप्शन भी बहुत मुश्किल से हुआ था, बेटे की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, फिर आईवीएफ किया, फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट हुए, और जिस दिन उनकी डिलीवरी हुई उस दिन उनके बच्चे का बर्थडे ही था। तो इट वाज अ रीबर्थ ऑफ हर चाइल्ड। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो मेरे को हमेशा याद रहती है और मुझे अभी भी गूज बम्प्स दे देती है, बिकॉज ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि जब हमने रिजल्ट दिया था, तो ऐसा रहता है।
ओके, सबसे खराब एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई अगर आपकी स्टोरी रही हो किसी भी कारण से? खराब एक्सपीरियंस बुरा लगता है जब किसी का रिजल्ट नहीं आता, यू नो, फेल होता है। आईवीएफ फेल भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 50% फेल होते हैं, 50% पॉजिटिव आते हैं। जो फेल होते हैं वो डॉक्टरों में कमियां निकालते हैं, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर की कमी की वजह से फेल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आई टेल देम दैट एक्सेप्ट करो, ये डॉक्टर हमेशा चाहेगा आपका 100% बेबी हो, राइट? लेकिन कुछ चीजें टेक्नोलॉजी, कुछ चीजें भगवान के आगे हम भी नहीं है, Right. यू नो। सो ऐसे में बहुत सारे कपल्स जो हैं वो थोड़े निराश हो जाते हैं, यू नो। जायज भी है, बट उनको ये समझना चाहिए कि डॉक्टर नहीं चाहता फेलियर कभी भी, डॉक्टर हमेशा सक्सेस ही चाहता है। बट कुछ चीजें डॉक्टर के हाथ में होती हैं, कुछ चीजें डॉक्टर के हाथ में नहीं होती, राइट? सो ऐसे केसेस जो है वो थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। ओके, सो आईवीएफ के लिए जो कपल तैयार है और अब जा रहा है, उन्हें तकरीबन कितना इंतजार करना पड़ेगा बेबी होने तक? ये कितना लंबा प्रोसेस होता है? मैं एक्चुअली इसलिए भी आपसे जानना चाहता हूँ, और कि लोगों को लगता है कि कोई जादू की छड़ी है ना। अमूमन लोगों को लगता है कि हमने जैसे टैबलेट खाया दर्द खत्म हो गया, पैरासीटामोल। क्या ऐसा है या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो बड़े सारे लोग ना हमारे पास जब आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब आप हमें भी टाइम दो आपके ऊपर काम करने के लिए, यू नो, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने में। उनको लगता है कि मैं डॉक्टर के पास आए तो मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, विच इज जायज। पता है हमारे लोग ना बहुत इनोसेंट है। इनोसेंट इसलिए क्योंकि चाहत है उनके अंदर, एक बच्चे की चाहत। उस चाहत को ना हम नहीं समझ सकते, जिनके पास बच्चे हैं वो नहीं समझ सकते उस चाहत को या उस लॉन्गिंग को, कि जब वो चाह रहे हैं बच्चा नहीं हो रहा, यू नो, और कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, वो हर चीज वो कर रहे हैं, यू नो, वो हर तरह का ट्रीटमेंट, हर तरह का, यू नो, पाठ पूजा, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। सो जब जवाब नहीं मिलता तो परेशान तो होते ही हैं। ऐसे कपल्स में प्रोसेस जब टाइम लेता है तो वो इरिटेट होते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, मतलब यू नो, और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब ऐसे दूसरी बात क्या है कि ये जो कपल्स हैं वो किसी से बात नहीं कर पाते। आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी वाले कपल्स जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो उनकी फैमिली भी उन पे प्रेशर डाल रही होती है, उनके यू नो उन पे और भी प्रेशर डाल रहा होता है क्योंकि उनके भाई बहनों के बच्चे हो चुके होते हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, या उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स प्रेगनेंसी अनाउंस कर रहे होते हैं। सो ऐसे कपल्स ना में जब ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हो, उनको ज़्यादा वेट करना वो नहीं कर पाते, यू नो। और आईवीएफ का जो प्रोसेस है वो ओवरऑल 2 से 2.5 महीने लेता है एक साइकिल करने में। अगर ये फेल हो जाए तो फिर 1-2 महीने बाद दोबारा शुरू करते हैं, फिर 2-2.5 महीने लेता है। सपोज ठीक है प्रेगनेंसी आ जाए तो लोग भूल जाते हैं अपनी जर्नी को, ना प्रेगनेंसी आए तो फिर वो जर्नी और पिंच करती है और हार्ड लगती है, फिर दोबारा ट्राई करते हैं। सो ऐसे करते करते मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर कपल को 1.5 से 2 साल लग जाते हैं अगर उनके फेवर में ट्रीटमेंट ना हो रहा हो तो। ओके, बट मोस्टली तो 6-8 महीने में लोग प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं। ओके, आईवीएफ वाले। ओके, सो जादू की छड़ी नहीं है, ये आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि आईवीएफ जस्ट पर काफी कपल्स के लिए आईवीएफ जादू ही है। ओके, काफी कपल्स के जैसे जिन लोगों के स्पर्म्स नहीं बने, जन्म से ही स्पर्म्स नहीं बने, ओके, ऐसे वो कैसे प्रेग्नेंट कैसे होंगे? तो ये जेनेटिक भी होता है? हाँ, मतलब जैसे जेनेटिक क्या, उनका सपोज उनके टेस्टिस ने काम करना बंद कर दिया, या जैसे कई बारी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कैंसर होता है, उनको कैंसर हुआ, उन्होंने कीमोथेरेपी कराई, कीमोथेरेपी की वजह से स्पर्म्स डेड हो गए, राइट? तो ऐसे कैंसर से तो ठीक हो गए, राइट, बट उसके बाद जब उनको बेबी करना है वो कैसे करेंगे, यू नो? ऐसे में तो मतलब बेबी कैसे होगा? अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड तो चलो नहीं हो सकता, बट डोनर बेबीज भी कैसे होंगे? क्योंकि आईवीएफ ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी, ऐसे पर्टिकुलर कपल्स में प्रेगनेंसी आईवीएफ से पॉसिबल है, और उन्हीं के लिए ये मैजिक है। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें जन्म से ही प्रॉब्लम होती है, या बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो उनको प्रॉब्लम हो गई। तो आजकल जैसे शादियां होती हैं, तो क्या शादी से पहले आप पहले ये टेस्ट करा लें? मेडिकल टेस्ट भी कराने चाहिए? कराने चाहिए, बिल्कुल कराने चाहिए। ओके, सो देखो, मैं अब सब सारे कपल्स को बोलती हूँ कि
मुझे लगता है कि प्री वेडिंग शूट्स नहीं होने चाहिए, मुझे Okay. लगता है प्री वेडिंग टेस्ट होने चाहिए। ओके ना प्री वेडिंग टेस्ट में कुछ ऐसे टेस्ट है जो मैंडेटरी है, नॉन नेगोशिएबल है, ओके राइट? मतलब मैं शायद अपने बच्चों की जब शादी करूंगी तो मैं ये टेस्ट जरूर कराऊंगी। ओके अब उसमें मेल्स में फीमेल्स में जैसे थैलेसीमिया के टेस्ट होते हैं, आपके ये वायरल इन्फेक्शंस के टेस्ट होते हैं, मेल्स में स्पर्म काउंट के टेस्ट होते हैं। Right. सो ये पर्टिकुलर टेस्ट है जो आपको करवाने चाहिए बिफोर वेडिंग। ओके ओके सो अगर प्रॉब्लम आती है तो इनका ट्रीटमेंट भी मौजूद है? ओके यस। जैसे मैं एक कपल के बारे में हाँ, बताऊंगी please. आपको। सो उनकी दोनों की लव मैरिज है। अब तो खैर उनके बच्चे हो गए। उनका वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर थी। थैलेसीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड बनता नहीं है, यू नो, डिफेक्टिव बनता है, उनकी चेन डिफेक्टिव डेवलप हुई होती है। और ये नॉर्थ इंडिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। हम अगर अपने एरिया में भी अगर किसी की थैलेसीमिया टेस्टिंग करेंगे ना, तो 100 में से 10 लोग ऐसे निकल आएंगे जिनके थैलेसीमिया माइनर होगा वो। Okay. अगर माइनर की माइनर से शादी होती है तो बेबी में डिजीज डेवलप हो सकती है थैलेसीमिया मेजर। सो ऐसे कपल्स में टेस्ट ट्यूब बेबी से ही बेबी हो सकता है, उनको नेचुरली प्रेग्नेंट होना ही नहीं है, राइट? नाउ सपोज आप थैलेसीमिया माइनर हो, आपकी शादी थैलेसीमिया माइनर से हो जाती है, तो आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते, होना ही नहीं है आपको, राइट? अगर कोई थैलेसीमिया सपोज किसी को पता है अपने बारे में कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ और किसी की अरेंज मैरिज हो रही है, राइट? तो वो टेस्ट करा सकता है, राइट? अगर वो दूसरा सामने वाला बंदा भी थैलेसीमिया माइनर है तो शादी अवॉइड की जा सकती है। अगर अवॉइड नहीं करनी तो आप एटलीस्ट आप अवेयर हो सकते हो कि आपको इस तरीके से ही बेबी प्लान करना है। ओके सो अगर एक को प्रॉब्लम है तो चलेगा? हाँ, एक को प्रॉब्लम है तो नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है। यस। ओके तो वो कैरियर होगा बेबी। तो जैसे आपने बताया कि ये आपने, मुझे लगता है कि लोगों के लिए बड़ी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवा दी कि शादी से पहले, प्री वेडिंग शूट से पहले प्री मेडिकल टेस्ट करवा लेने चाहिए, जिसमें कि आपको पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट करवा लें या आप आगे के लिए बेसिकली रेडी रहें कि हमको क्या करना है। और आजकल जो मॉडर्न साइंस है उसने, मेडिकल साइंस ने बहुत चीज़ें की हैं, जैसे IVF पहले नहीं होता था, पहले तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके बारे में मैं चाहूँगा आप बताएं। सी मतलब ट्रीटमेंट्स तो IUI IVF ही होते हैं। IVF भी बहुत तरह के होते हैं, राइट? जैसे IVF एक सिंपल प्लेन IVF जिसमें एग और स्पर्म को मिला के हम एम्ब्रियो बनाते हैं। दूसरे टाइप का IVF होता है जिसको हम डोनर IVF कहते हैं। डोनर IVF उन लोगों में किया जाता है जिनके अपने गैमीट्स मीन एग अच्छे नहीं है, स्पर्म अच्छे नहीं है, तो उनको बैंक से हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम डोनर IVF कहते हैं। इसका सक्सेस थोड़ा बेटर होता है, 60% 70% सक्सेस आता है इसमें। तो ये उन्हीं कपल्स में किया जाता है जिनको एब्सोल्युटली नीडेड होता है। ओके सो बहुत सारी महिलाओं में ट्यूब की भी प्रॉब्लम होती है, ट्यूब ब्लॉकेज रहती है, ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? सो ट्यूब प्रॉब्लम तो काफ़ी कॉमन है इनफर्टिलिटी, मतलब काफ़ी केसेस आते हैं ऐसे। नाउ ट्यूब्स का मेजर कॉज ट्यूब बंद होने का होता है ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया स्पेशली, टीबी बहुत कॉमन है। सो टीबी वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, कई बार इन्फेक्शन से चिपक जाती है सारी चीज़ें, तो ट्यूब्स नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। ऐसे केसेस में टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसे केसेस में ट्यूब को ओपन करना, ये काफ़ी यूजफुल ट्रीटमेंट्स हैं। नाउ हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं अगर किसी फीमेल की एज 35 से कम है तो हम उनको बोलते हैं आप ट्यूब्स ओपन करने का ऑपरेशन करा लो, और अगर सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है तो हम कहते हैं आप ट्यूब ओपन करने का ऑपरेशन करा दो, क्योंकि एक बार ट्यूब खुल जाएगी तो आप फर्स्ट बेबी, सेकेंड बेबी आप आराम से कंसीव कर पाओगे। ट्यूब एक ऐसी पाइप होती है जो एग और स्पर्म को मिलाती है। अगर पाइप बंद हो तो एग और स्पर्म मिल नहीं पाएंगे, राइट? पाइप को खोल दोगे तो एग और स्पर्म मिलने के चांसेस फिर से बन जाएंगे, राइट? अब कई बार ट्यूब डैमेज्ड होती है। जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो हमें लगता है ट्यूब में पानी भरा हुआ है, ट्यूब में पस भरी हुई है, ट्यूब चिपकी हुई है। ट्यूब चाहे ओपन हो जाती है लेकिन ट्यूब नॉन फंक्शनल है, ट्यूब आगे काम नहीं करेगी, राइट? ऐसे कपल्स में हम हमेशा टेस्ट ट्यूब बेबी ही एडवाइस करते हैं, राइट? और कुछ जैसे 35 के बाद वाली फीमेल्स को भी हम डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी ही करने के लिए बोलते हैं। ट्यूब्स को ओपन करने का ट्रीटमेंट एडवाइज नहीं किया जाता ऐसे में।
ओके, सो एक कपल को जो शादी कर रहा है, आपने टेस्ट तो बता दिया, शादी करने के बाद कब तक एक फैमिली प्लानिंग की ओर बढ़ जाना चाहिए? जब बैंक बैलेंस बढ़ गया हो जब बैंक बैलेंस बच्चे को सपोर्ट कर दे। ओके, ऑब्वियसली बहुत साल तो नहीं लगाने चाहिए, मतलब शादी के 1-1.5 साल बाद जब आप आपस में कंपैटिबल हो जाओ, एक दूसरे को जान जाओ, आपका घर सेटल हो जाए, आपकी फैमिली सेटल हो जाए, और तब आप प्लान करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपकी एज ऑलरेडी 40 है तो ये सब सोच विचार पहले करें और उसके बाद शादी करें और इमिडिएटली बच्चा प्लान करें, क्योंकि 40 पे ऑलरेडी फर्टिलिटी काफी लो हो चुकी होती है, तो देन फिर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी जाती है। जो न्यू कपल है या अब जो बेबी प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, फैमिली प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले उनको अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। ओके, सिम्टम्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे फीमेल्स में पीरियड्स अगर इरेगुलर हों, ओके, राइट, तो एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। या फिर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन, नॉर्मल पेन तो हर किसी को होता है, राइट, बट एग्जॉर्बिडेंटली हाई लेवल पेन हो जिसको, जैसे वो ऑफिस नहीं जा पा रही लड़की, या वर्क प्लेस पे नहीं जा पा रही, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है। ओके, थर्ड, अगर आपकी फैमिली में अर्ली मेनोपॉज का, आपकी मदर को जल्दी मेनोपॉज हो गया हो, तो ऐसी फीमेल्स को पर्टिकुलरली ध्यान रखना चाहिए। ओके, बॉडी आपको बहुत बार अलार्म देती है, आपको उसको सुनना जरूरी है। एड ऑन अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके रखना चाहिए, गलत हैबिट्स में नहीं डलना चाहिए, सो दैट एक तो प्रॉब्लम जो है वो खुद क्रिएट होंगी, लेकिन हमें नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। मेल्स में भी जैसे मेल्स में भी सिमिलर प्रॉब्लम होती हैं, वेट मैनेजमेंट करके रखनी चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये। थर्ड इज, आजकल आपने बहुत जिम के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, राइट, आपको नहीं पता उनके अंदर क्या है, प्रोटीन एंड ऑल इज ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट्स लेते हैं लोग, ये सारी चीजें आपके स्पर्म की फॉर्मेशन का शट डाउन कर देती हैं। छोड़ते हो 3-4 महीने में वापस आ जाता है, बट कई बार इरिवर्सिबल भी हो सकता है, राइट। सो बॉडी को सोच समझ के चलाना चाहिए, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस लंबे हो सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। सो मैम, अभी आपने पीरियड्स की बात की, बहुत सारी महिलाएं पीरियड्स में जब पेन होता है तो मेडिसिन लेती हैं, क्या ये सेफ है? हाँ, सेफ है। ओके, बहुत सारी, बट आपको रूट कॉज तक जानना है, पेन क्यों हो रहा है वो जानना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना, क्योंकि वो कारण हो सकता है एंडोमेट्रोसिस, छुपी हुई हो सकती है प्रॉब्लम अंदर। अगर वो नॉर्मल है, आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, आपने डॉक्टर से एडवाइस ले ली और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप 1 या 2 पेन किलर डे में ले सकते हो, हॉट बैग्स यूज कर सकते हो, आपको मैनेज करना आना चाहिए उस चीज को। ओके, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। मेडिकली तो आपको अंडर डॉक्टर एडवाइस ही लेना पड़ेगा ना, आप ऐसे नहीं ले सकते हर 4-4 घंटे पे आप पेन किलर ले रहे हो, वो नहीं ले सकते, बट हाँ 1 or 2 मेफेनेमिक एसिड आप ले सकते हैं। ओके, सो मैम, मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। सो एक सवाल ये भी आया कि कॉपर टी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं जब आपको बेबी नहीं चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप प्लानिंग करते हैं तो क्या वहाँ पे कोई दिक्कत आती है? कॉपर टी की तो नहीं आती, कॉपर टी तो एक लोकल एरिया में ही यूज होती है, और कॉन्ट्रासेप्शन की कुछ लोग टैबलेट्स भी यूज करते हैं। इन सब का बहुत मतलब ऐसा इनका कोई लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी का इफेक्ट नहीं है, बट हाँ जिस टाइम पर आप इनको यूज कर रहे हो, राइट, उस टाइम तक ही ये मतलब उस टाइम तक ही आप बेबी को अवॉइड कर सकते हो। जैसे ही आप इनको छोड़ते हो तो 2-3 महीने में आपका नॉर्मल फर्टिलिटी वापस आ जाती है। ओके, सो इसके कोई साइड इफेक्ट? कॉपर टी का साइड इफेक्ट मींस बीच बीच में स्पॉटिंग हो सकती है उसकी, आप उस पर्टिकुलर कॉपर टी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसे ये आगे चल के इनफर्टिलिटी नहीं करते, वो साइड इफेक्ट नहीं है इनका। ओके, तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर सकते हैं इसको? हाँ, ओके, डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर। ओके, वही डॉक्टर नहीं लगाता है कॉपर टी, तो डॉक्टर ही लगाते हैं। राइट। और सोच समझ के ही लगाते हैं डॉक्टर, कभी ऐसे नहीं लगाते कि अनमैरिड गर्ल्स, न्यूली मैरिड गर्ल्स जिनको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए होता है उनके लिए कॉपर टी नहीं बने होते, उनको हम टैबलेट्स ही एडवाइस करते हैं कि आप टैबलेट्स ले लो, जैसे ही टैबलेट्स बंद करोगे उसका 1-2 महीने में उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और आप प्रेगनेंसी प्लान कर पाओगे। ओके,
सो मैम, सेरोगेसी के बारे में मैं आपसे अब जानना चाहूँगा, क्या प्रोसेस है ये? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सरोगेसी के नए लॉज आए हैं अभी। ओके। सो मतलब इंफॉर्मेशन देने के लिए, सरोगेसी जो है वो अब सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है जो हम कर सकते हैं, जिसमें कोई ना कोई आपका रिलेटिव या वेल विशर ही आपके लिए बेबी कैरी कर सकता है। ओके। जैसे पहले दूसरी तरह की जैसे कमर्शियल सरोगेसी भी अलाउड थी, ओके। पर अब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है, जिसमें जो आपका वेल विशर है या आपका कोई रिलेटिव है, आपकी कोई सिस्टर है, आपके लिए कैरी करके आपको बेबी जो है वो दे सकती है। ओके, बाहर का जो पहले चीजें चलती थी वो उससे वो नहीं हो सकता। वो अब अलाउड नहीं है इंडिया में, एब्सोल्युटली नॉट अलाउड है। मैम, आखिर में हम चल रहे हैं और समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो मैं जाते जाते सबसे पहला सवाल तो ये करूँगा कि जो न्यू कपल्स हैं उनको हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सी न्यू कपल्स जब अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना स्टार्ट करें, सबसे पहले उनको, जैसे मैंने बोला, उनको स्टार्ट करने के लिए 3-4 सबसे बड़े पैरामीटर्स को टिक मार्क करना पड़ेगा। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि उनको अपने ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, राइट? अगर उनके बेसिक हेल्थ चेकअप ब्लड टेस्ट जो नॉर्मल सबको पता है, हीमोग्लोबिन, थायराइड, प्रोलैक्टिन, एएमएच, रुबेला, ये सारे टेस्ट अपने कराने पड़ेंगे हस्बैंड एंड वाइफ को। हस्बैंड को स्पर्म टेस्ट, स्पर्म के प्रॉपर एनालिसिस कराना होगा। उसके बाद उनको एक डॉक्टर के साथ चेकअप प्लान करना चाहिए जो उनका अल्ट्रासाउंड करे। अल्ट्रासाउंड करके हमें काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन यूट्रस, ओवरीज की मिलती है, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसलिए मैं हर कपल को बोलती हूँ कि आप प्री कंसेप्शनल मीन्स प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप डॉक्टर से एडवाइस लो, सो दैट आपको डॉक्टर राइट गाइड कर सके, राइट? आपका टाइम वेस्ट ना हो। कई कपल्स हमारे पास आते हैं, जैसे उनके टेस्ट वो 2 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, पर उनके टेस्ट हम करवाते हैं आके, और बाद में पता चलता है कि स्पर्म कम है, स्पर्म नील है, या एग्स बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्टिकुलर यंग कपल ना पहुंचे, तो हमेशा एडवाइज्ड होता है कि प्री कंसेप्शन मीन शादी होने के 6-8 महीने के बाद आप अपना बेसिक चेकअप करा लो कि हम दोनों ठीक हैं, फिर आप चाहे जब मर्जी प्लानिंग स्टार्ट कर देना। नाउ जैसे प्लानिंग स्टार्ट करते तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए कि फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ 24 to 36 आवर्स ही प्रिपेयर होती है, राइट? और जो कि टाइम पीरियड मैच करता है डे 12 से लेके मतलब मोटा मोटा अगर बोलो तो डे 12 से डे 18, बहुत प्रिसाइज बोलो तो डे 14 से डे 16-17, राइट? अगर इन दिनों में वो इंटरकोर्स करते हैं तो उनके नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? जैसे आई एम अ फर्टिलिटी डॉक्टर, और हमने ओवुलेशन किट्स भी डिज़ाइन की हुई हैं। हमारा एक फर्टिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमने किट्स डिज़ाइन की हुई हैं जो सिंपल यूरिन से ही टेस्ट करे जा सकते हैं। उससे फीमेल को पता चल जाता है कि उनके वो 24 to 36 आवर्स कब है। इनको ओवुलेशन किट्स कहते हैं, नॉरी की ओवुलेशन किट्स आती हैं। सो उनसे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली उनकी बॉडी में ओवुलेशन कब हो रहा है। कई लोग मिसगाइड हो जाते हैं, ऐप्स को डाउनलोड करते हैं और पीरियड को उससे मॉनिटर करते हैं, बट उससे बेटर है कि किट्स यूज की जाए, क्योंकि वो पर्टिकुलरली आपकी बॉडी के बारे में बता रही है ना, आपका यूरिन टेस्ट हो रहा है। ऐप तो कोई भी डाउनलोड, मेल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप तो, करेक्ट, राइट? सो ओवुलेशन की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है ताकि प्रेगनेंसी होने के चांसेस उनके पर्टिकुलर साइकिल में अच्छे रहें। Right? इसके साथ साथ फॉलिक एसिड एक टैबलेट है जो हम स्टार्ट कराते हैं ताकि जो बेबी बने वो उसमें कोई भी ब्रेन में या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि एडवाइज्ड होता है बेबी प्लानिंग करने से 3 महीने पहले ये टैबलेट लेना स्टार्ट करना चाहिए, right? इसके अलावा अगर कोई ब्लड टेस्ट में जैसे थायराइड की प्रॉब्लम आई या प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम आई तो इनको प्री ट्रीटमेंट करा के सॉल्व कर लेना चाहिए। ये सारे जो हैं बेसिक मेजर्स हर मैरिड कपल को शादी के 6-8 महीने घूमने, हनीमून पीरियड के बाद ये सब करा के टिक मार्क कर लेने चाहिए। सो मैम, बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता कि आईवीएफ का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से होता है। मैं जानना चाहूँगा, इंजेक्शंस वगैरह भी आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, क्या एक आईवीएफ साइकिल का क्या जो है कॉस्टिंग एक ऑलमोस्ट आती है? ओवरऑल कॉस्टिंग 1.5 से 2 लाख के बीच में आती है एक आईवीएफ साइकिल की, अगर अच्छे सेंटर में प्रॉपर
तरीके से किया जाए। अब आपने Okay. बहुत सारी एड्स देखी होंगी, 50,000 में IVF, 70,000 correct, में, 80,000 में गारंटी। ये सारी मार्केटिंग गिमिक्स है। ये अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से आपके अपने एग और स्पर्म से IVF करना है तो वो 50,000 में नहीं कर सकता, 80,000 में नहीं कर सकता। वो नीचे आप चेक करोगे, कंडीशन अप्लाई लिखा होगा, Correct. और उस कंडीशन में वो 1.5 से 2 लाख पहुंच ही जाएंगे। Okay. सो इन मार्केटिंग गिमिक्स में नहीं जाना चाहिए। आप जाओ, सेंटर जाओ, देखो सेंटर कैसा है, IVF डॉक्टर कैसा है, उसकी लैब कैसी है, उसकी टीम कैसी है, क्योंकि IVF कोई सिंगल डॉक्टर नहीं कर सकता। IVF एक टीम वर्क है, राइट। आप उसकी टीम को जानो, आप उसकी फैसिलिटी देखो, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिक मार्क हैं जो हर कपल को IVF कराने से पहले पता होने चाहिए। जैसे आपने इंजेक्शंस की बात करी कि डॉक्टर ये इंजेक्शंस लगते हैं, IVF का प्रोसेस क्या होता है। सो अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो IVF का प्रोसेस 4 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। स्टेप नंबर 1 होता है जिसमें इंजेक्शंस लगते हैं एग्स को बनाने के लिए। ये इंजेक्शंस तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए लगते हैं, और ये इंजेक्शंस हार्मोन के होते हैं, राइट। ये हार्मोन्स जब हम बाहर से देते हैं तो फीमेल की बॉडी में एग्स जो हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। जब हम कॉन्टिन्यूस देते हैं, मींस 10 से 12 दिन के लिए देते हैं, तो यही एग्स बड़े होके मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जब पहले पीरियड के दूसरे दिन से प्रोसेस स्टार्ट होता है, और तकरीबन 10 से 12 दिन जब ये प्रोसेस, जब पहला स्टेप मींस इंजेक्शंस कंप्लीट होते हैं, तो एग्स जो हैं वो पूरे प्रॉपरली रेडी हो चुके होते हैं, राइट। उसके बाद स्टेप 2 होता है इन एग्स को फाइनल मैच्योर करके अपने पास बाहर निकालना, राइट। क्योंकि आपने एग और स्पर्म को अपनी IVF लैब में मिलाना है, राइट। तो एग फीमेल की बॉडी से बाहर निकालने का एक प्रोसेस किया जाता है जिसको हम कहते हैं ओवम पिकअप। तकरीबन 20 से 25 मिनट का प्रोसेस होता है। अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता, अंडर बेहोश करके किया जाता है। एग्स को निकालने के बाद फिर थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि IVF लैब में होता है, जिसमें एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो लैब में किया जाता है। एग और स्पर्म को मिलाने के प्रोसीजर को हम ICSI कहते हैं, और ये करने के बाद एम्ब्रियोज को 5 दिन तक लैब के अंदर डेवलप किया जाता है। जैसे ही एम्ब्रियो बन जाते हैं उनको फ्रीज करके हम अपने कैनिस्टर्स में रख लेते हैं। फिर होता है स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 होता है कि फीमेल के यूट्रस को प्रिपेयर करके जो एम्ब्रियो बना होता है उसको हम वापस ट्रांसफर कर देते हैं, यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है वो IVF के होते हैं। ओके, सो जाते जाते एक क्वेरी और है मेरे पास। जो लोग अभी 30s या 30s में अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आगे चल के हम प्लान करें, तो क्या उनके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, वो एग फ्रीजिंग करा सकते हैं, एग फ्रीजिंग करा सकते हैं, स्पर्म फ्रीजिंग करा सकते हैं। सी, फर्टिलिटी टाइम सेंसिटिव गेम है। अगर फर्टिलिटी टाइम पर मेंटेन नहीं की जाएगी या फ्रीज नहीं की जाएगी तो वो आगे चल के कम होने लगेगी, क्योंकि एज का इफेक्ट है सबसे ज्यादा फर्टिलिटी के ऊपर। एज का इम्पैक्ट, एज तो रोक नहीं सकते आप, नहीं, राइट। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसका सोल्यूशन एग फ्रीजिंग और स्पर्म की फ्रीजिंग बोला है कि एग का अगर आप आप अभी कैरियर में बिजी हो, शादी नहीं हुई, राइट पार्टनर नहीं मिला आपको, तो आप अपने एग्स को फ्रीज करके आप अपने बैंक में रखवा सकते हो। और उसको जब भी आपकी शादी होती है, जब भी आप दोबारा सोचते हो अपना बेबी प्लान करने की, तो आप एम्ब्रियो बना के उसको ट्रांसफर करा सकते हो। ये प्रोसेस हो सकता है। एंड स्पर्म्स में भी ऐसे ही होता है। स्पर्म्स में अगर सपोज किसी ने अपना शादी से पहले टेस्ट करा लिया और स्पर्म काउंट कम है, तो वो अपनी फ्रीजिंग करा सकता है। या फिर बहुत चेन स्मोकर है, उसको पता है कि वो हैबिट नहीं छोड़ पा रहा, तो वो अपनी फ्रीजिंग करा सकता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स वो भी आते हैं जिनको कैंसर डायग्नोज होता है। उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले फिर हम स्पर्म फ्रीजिंग कराते हैं। सो मैम, आपने तमाम जानकारियाँ साझा की हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और जाते जाते कपल्स को क्या संदेश देना चाहते हैं युगचरण के माध्यम से, प्लीज? बस एक ही, पूरा पॉडकास्ट सुनो, जो बोला है वो अमल करो। सुनते तो है सब, लेकिन एक्ट नहीं करते। तो अपनी बॉडी को जानो, अपनी बॉडी को पहचानो, और अपनी बॉडी के लिए खराब चीजें मत करो, जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। थैंक यू सो मच मैम, आपने तमाम जानकारियां दी और अपना कीमती समय दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो हमारे साथ ही डॉक्टर रुबीना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप आईवीएफ करवा सकते हैं, किन लोगों को करवाना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, क्या कॉस्टिंग होती है, सारी चीज़ों पे बात की। कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। आगे किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।